तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे अपने MIS के लेक्चर में कि व्हाट इज़ द सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, कि सिस्टम किस तरह से किसी चीज़ को एनालिसिस करता है अपने मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन देते हैं कि सिस्टम एनालिसिस का। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस डिस्क्राइब व्हाट ए सिस्टम शुड डू टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर। यानी कि एक जो सिस्टम होता है जिस तरह से वो एनालिसिस करता है किसी भी चीज़ का, तो वो किस तरह इंफॉर्मेशन एक यूज़फुल होती है किसी यूज़र के लिए, या फिर उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिक हाउ द सिस्टम विल accomplish this object। ओके, तो सिस्टम डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइन एक्टिविटी, यानी जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन जो होता है वो पूरा निर्भर रहता है कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ पर कि किस तरह उनको रन करना है या किस तरह उस चीज़ को एनालिसिस करना है। तो दैट प्रोड्यूस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, तो जो प्रोड्यूस होता है सिस्टम के अंदर, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग चलती है किसी भी चीज़ के लिए, मान के चलिए कोई एनालिसिस करता है तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि वो किस तरह से एनालिस करे किसी चीज़ को। तो सेटिस्फाइंग द फंक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट डेवलप्ड इन द सिस्टम एनालिसिस स्टेट, यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन होती हैं या जो भी एक एनालिसिस का सिस्टम का पार्ट होता है वो सारा फंक्शनली रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उस चीज़ को डेवलप किया जाता है एक सिस्टम के अंदर एक स्टेज बनाकर पूरा एनालिसिस करने के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव। तो डिस्क्राइब द स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोसेस एंड व्हाई इट इम्पोर्टेंस टू IT मैनेजर। तो ये जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग प्रोसेस एक स्ट्रेटजी के साथ क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक IT मैनेजर्स के लिए। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, यानी कि एक्सप्लेन का पर्पस हो सकता है किसी भी मिशन के स्टेटमेंट के लिए, यानी कि कोई टारगेट के लिए एक्सप्लेन का पर्पस एक हो सकता है, ये भी हो सकता है एक्सप्लेन द SDLC एज ए फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एंड बिजनेस मॉडलिंग, यानी कि एक फ्रेमवर्क के थ्रू एक सिस्टम रन कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है किसी भी बिजनेस मॉडलिंग को। ओके, तो एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम प्रोजेक्ट एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट सच प्रोजेक्ट, यानी कि एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी रीजन को एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू किसी भी सिस्टम में प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, उसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं द अफेक्ट सच प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ऑफ सिस्टम रिक्वेस्ट एंड द रोल एंड द सिस्टम रिव्यू कमिटेड, यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग तरह का पार्ट दिखाया गया है। तो सिंपली आप जब किसी चीज़ को कर रहे होते हो, किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हो, यानी कि आपको एक टास्क दे दिया कोई आपके टीचर ने कि आपको ये करना है, तो हो सकता है मे बी आप उस चीज़ को पूरी तरह से एनालिसिस करो, यानी कि किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना है स्टेप बाय स्टेप। फैसिलिटी टेक्निक्स, क्या टेक्निक हो सकती हैं आपके पास। डिस्क्राइब द स्टेप एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्या क्या आप इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके थ्रू कर सकते हो आप। ठीक है, क्या आप रोल उसमें दे सकते हो। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि जस्ट आप जाओ और कंप्यूटर पर बैठ के या फिर कंपनी के किसी HR वगैरह से मिल के एक बार में उसकी फाइल निकाल के जान लो। मे भी हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि आज आप कोई किसी नई कंपनी में गए हुए हो, ठीक है, और आपकी पोस्ट HR की हुई है और पुराना HR जब ही छोड़ के गया है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि उसका पुराना सारा डाटा जाते ही एकदम क्रिश मूवी की तरह हाथ रखते ही सारा आपके माइंड में छप जाएगा, नहीं ना। तो उसके लिए आपको पूरा हर कंपनी का एक मैटर एनालिसिस करना होगा कि किसकी कौन सी फाइल है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये सारा हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद इंट्रोडक्शन सिस्टम प्लानिंग टास्क, यानी कि इंट्रोडक्शन में आप किस तरह कर सकते हो कि सिस्टम प्लानिंग टास्क एक्सप्लेन द सिस्टम रिक्वेस्ट, ठीक है, कंडक्ट ए प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन यूजिंग SDLC एंड CSS टूल टू प्रोवाइड ऑफ विमर, यानी कि आप कोई भी सिस्टम का, जैसे मैंने बताया, एक प्लानिंग के थ्रू होता है सारा का सारा वर्क। जैसे आप किसी कंपनी में गए अभी, ठीक है, तो वहाँ पे आप सारी फाइल्स पूरा एनालिसिस करोगे हर तरह से।
तो जब आप हर चीज़ जान जाओगे तो फिर आप देखोगे हर चीज़ का एक अलग ओके रोल कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। फिर आपका कोई भी आपका सीनियर आपसे कुछ मांगता है तो आप ज़रा सी देर में एनालिसिस करके उस चीज़ को फट से उसको प्रोवाइड कर दोगे। ओके, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग स्टेप, तो जो सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल स्टेप होते हैं वो किस तरह रन करते हैं। ओके, तो द HDLC यानी कि HDLC मीन्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, द HDLC इज जनरली प्रेजेंटेड एज एन इटरेटिव सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स, यानी कि ये जो HDLC आपकी जनरली प्रेजेंट होती है 5 स्टेप्स पर, यानी कि पहला सिस्टम प्लानिंग, किसी सिस्टम की प्लानिंग। ओके, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस, कि अगर सिस्टम ने कोई प्लानिंग कर ली है तो उसमें वो एनालिसिस करते हैं कि कोई बात छूट तो नहीं गई है, रह तो नहीं गया कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एनालिसिस के बाद सिस्टम डिज़ाइन। अगर वो एनालिसिस कर ली है कोई चीज़, जैसे आपने अपने मन में कोई डिज़ाइन बनाना सोच रहे हो और आपने अपने मन में वो रख लिया है कि मुझे ऐसा बनाना है। ठीक है, आपने अलग कैलकुलेशन कर लिया। ओके, जैसे कि कहीं घूमने गए, आपने कैलकुलेशन कर लिया कि मेरा 10,000 का खर्चा आएगा और उसके बाद ये होगा वो होगा, यानी कि आपने अपने माइंड में पूरा एनालिसिस करके 15,000 का आपने ट्रिप रखा। ओके, तो उसी तरह से सिस्टम एनालिसिस भी करता है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, कि किस तरह से उस चीज़ को डिज़ाइन करना है, लाइक किस तरह से आप जाओगे, जैसे मैंने बताया, तो किस तरह सिस्टम उस चीज़ को डिज़ाइन करेगी, किस तरह से प्रोवाइड करेगी इन द मार्केट में। ओके, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से उसमें और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन वो दे सकते हैं। सिस्टम ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट, सिस्टम के लिए किस तरह की ओरिएंटेशन एंड सपोर्ट अच्छी रहेगी, यानी कि किस तरह का प्लेटफॉर्म उनके प्रोडक्ट के लिए बेटर रहने वाला है। तो HDLC जैसे कि ईच culminating इन द डिलीवर्ड आइदर ए रिटन डॉक्यूमेंट और ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बोथ, यानी कि ये सारा कुछ मे भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में हो, किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी में हो, ओके, पेन ड्राइव वगैरह में, या किसी सॉफ्टवेयर में उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हो, तो मे बी ये भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद HDLC अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू इनकॉर्पोरेट न्यू रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स टू IT डेवलपमेंट, यानी कि ठीक है, तो HDLC allow organization to incorporate the new requirements technology in the human resource to IT development। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे HDLC अलाउ करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा प्रोसेस करने के बाद टेक्नोलॉजी उनकी किस ह्यूमन रिसोर्स IT डेवलपमेंट में जाए, या फिर वहाँ से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी से रन हो इन द मार्केट में। सिस्टम लाइफ साइकिल में सबसे पहले सिस्टम प्लानिंग। ओके, तो सिस्टम प्लानिंग के अंदर क्या आता है, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, यानी कि आपने जस्ट इमेजिन किया कि आप गोवा जाने वाले हो। ओके, तो आपने जस्ट प्लानिंग किया, उसमें डेफिनेशन नहीं लगाई, यानी कि बस जस्ट प्लान कर लिया। आपको ये भी तो रखना है कि हाँ मैं इतनी तारीख को मुझे गोवा जाना है, यहाँ से यहाँ ट्रेन पकड़नी है, लाइक कुछ ऐसा। ठीक है, फैसिलिटीज़ स्टडी, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कंपनी के अंदर फैसिलिटी स्टडी की भी ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट स्कोप की भी ज़रूरत होती है, डिलीवरेबल की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, टेक्निक एंड मेथड, यानी कि सबसे खास बात ये रहती है कि आप उनका स्टैंडर्ड क्या है, टेक्निक क्या है, एक मेथड क्या है किसी चीज़ को निकालने के लिए। टास्क असाइनमेंट, एक सिस्टम प्लानिंग के अंदर टास्क असाइनमेंट भी हो सकते हैं, स्किल्स हो सकती हैं असाइनमेंट्स, यानी कि आपको अपनी स्किल्स और तेज़ी से डेवलप करनी चाहिए। प्रीलिमिनरी टाइम एसेंशियल, यानी कि टाइम पीरियड भी हो सकता है कि एग्जैक्ट आपको 1 महीने में करना है, या मे बी 1 मंथ 15 दिन लग सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस, ओके, तो एनालिसिस ऑफ एक्सिस्टिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम एनालिसिस किस बेस पर भी चल सकता है कि एक हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, जैसे मान के चलिए हार्डवेयर के थ्रू इस तरह कि मान के चलिए उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, उन्होंने मार्केट में दिया, तो मे बी जैसे किसी ने एक पेन ड्राइव निकाली कंपनी ने, या फिर iPhone 13 ने अपना स्क्रीन निकाली 500। ओके, जब फ़ोनों की स्क्रीन टूटती है, ठीक है, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया हमारे पास से 500 गई, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दोनों में प्रोवाइड करते हैं और एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का। यूज़र रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कितनी है या कितनी नहीं है। लॉजिक सिस्टम डिज़ाइन, ओके,
एक लॉजिकली भी देखा जाता है जब डिज़ाइन होता है कि ये चीज़ लॉजिकली लोग अटैचमेंट होंगे इससे या नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस मॉडल, उसके बाद फंक्शन एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, HDLC डिटेल कैन नॉट couldn't, ओके सॉरी इट्स couldn't। तो सिस्टम डिज़ाइन, तो सिस्टम डिज़ाइन क्या है कि मतलब रिलेशन डाटाबेस मॉडल एंड डाटा डिक्शनरी, यानी कि जो रिलेशनल होता है डाटाबेस मॉडल एंड डाटा डिक्शनरी के अंदर, यानी कि जो उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह नहीं, उसमें कोई ऐसा रिलेशन बिल्ड नहीं होना चाहिए उनके बीच में कि किसी चीज़ को लेकर उनको इशू आए। ओके, अगर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, एक घर परिवार के कंपनी में लोग काम करते हैं, तो उनमें ये ना हो कि चलो ये कल कर लेते हैं, यानी कि एक अपनापन रिलेशनशिप के साथ उसमें वो चीज़ काम नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए कोई। ओके, तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ एप्लीकेशन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि आपकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए विद एप्लीकेशन के साथ। इनपुट भी हो सकता है वो, आउटपुट भी हो सकता है। डिटेल कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ओके, जो डिटेल्स होती हैं वो किस फॉर्म में, इस डिज़ाइनर फॉर्म्स में आप कर सकते हो, रिपोर्ट्स में कर सकते हो, एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड अदर एप्लीकेशंस में भी वो चीज़ें रख सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन यानी कि पूरा स्ट्रक्चर्स जो आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसकी फ़ाइल आपको कहाँ पर वो चीज़ सेव रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपका जो भी HR वगैरह होता है वो उस चीज़ को बताता है। ओके, तो उसके बाद आता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है। ओके, यानी कि अगर किसी कंपनी ने कोई ऐप बनाया है तो उसका डेवलपमेंट जो हुआ है सही है, यानी कि हैंग वगैरह तो नहीं हो रहा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या लोगों को इसे चलाने में परेशानी तो नहीं हो रही। टेस्टिंग एंड एवल्यूशन, उसके बाद फिर उस चीज़ को टेस्ट किया जाता है कि मे बी हो सकता है आ रही हो या नहीं आ रही हो। यील्ड्स फंक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि उसके सारे फंक्शन जो चला रहे हैं, यानी कि उनकी पूरी UX UI डिज़ाइन वगैरह उन लोगों को अच्छे से, उनके ग्राफिक्स वगैरह अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं। ओके, सिस्टम ऑपरेशन एंड सपोर्ट, मेंटेनेंस कि उसमें कितना खर्चा आया है, रिविजन्स, ठीक है। उसके बाद यील्ड्स ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सारे जैसे मेंटेनेंस खर्चा होगा, रिवीजन किसी चीज़ को रिमाइंडिंग वगैरह, ये सारा होता है सिस्टम ऑपरेशन एंड सपोर्ट्स के अंदर कि किस तरह से किसी चीज़ को ऑपरेशन के थ्रू सपोर्ट करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर उन्होंने कोई टास्क किया तो उसको किस तरह सपोर्ट लाएंगे अगर उसमें बाई चांस कोई एरर आ जाता है तब। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, रिसर्च फॉर सिस्टम एनालिसिस। एक रिसर्च फॉर सिस्टम एनालिसिस के अंदर जो आता है इम्प्रूव्ड सर्विस, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट निकाला, लोगों ने कम पसंद किया, फिर उसका कुछ अलग उसमें चेंजेस किया, तो वो होता है इम्प्रूव सर्विस। जब आपका एक कस्टमर आपसे बोले कि अब ये पहले से बेटर है, उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस कि आपका प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्केट में कितना बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स। ओके, तो किस तरह से वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स के साथ अवेलेबल है। रिडक्ट्स कॉस्ट, यानी कि हो सकता है आपने कॉस्ट में कुछ छेड़खानी की हो, तो ये भी एक सिस्टम एनालिसिस में रीज़न हो सकता है। ओवरव्यू ऑफ फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी स्टडी यूज 3 मेन यार्डस्टिक, तो ऑपरेशन, फैसिलिटी, टेक्निक, उसके बाद इकोनॉमी। ऑपरेशंस मतलब कि जैसे उनका एक टारगेट हुआ फिक्स के हमें 5 सिटी में ये चीज़ उतारनी है, इन लोगों को पहले वो चीज़ देना है। जैसे कि जब कोविड वैक्सीन आया था तो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए था वो, ठीक है, तो उनको एक फैसिलिटी मिली हॉस्पिटल्स को, यानी कि सबको तो नहीं मिली ना, तो उसी हिसाब से वो भी चीज़ें देखते हैं कि लोग अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट उतर रहा है तो लोगों को दिक्कत ना हो अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को वो चीज़ देते हैं। तो टेक्निक फैसिलिटी, तो टेक्निक फैसिलिटी भी देखी जाती है कि किस तरह उस चीज़ को उतारना है। उसके बाद इकोनॉमिक फैसिलिटी, यानी कि किस तरह से किसी कंट्री में स्ट्रेंथ है उस तरह से भी वो देखा जाता है। ओके, कि कितना प्रोडक्ट उतारना है पहले अपनी कंट्री के लिए। जैसे रशिया ने पहले कोविड अपने कंट्री के लिए लगाई, फिर उसके बाद उसने अदर कंट्री के लिए वो चीज़ बनाई गई थी। ओके, एवोल्यूशन सिस्टम रिक्वेस्ट में ऑपरेशन फैसिलिटी, यानी कि इज द सिस्टम
प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव अप्रोच। एक सिस्टम जो होता है प्रैक्टिकली इफेक्टिव अप्रोच करता है किसी भी चीज़ के लिए कि आप ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। किसी भी सिटी के लिए जब वो नए एक क्लाइंट ढूंढते हैं और उनको फिर पब्लिक के थ्रू उनका सामान जब जाता है एक सिटी के अंदर, ओके। ऑपरेशन फैसिलिटीज डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट एंड यूज़र सपोर्ट, यानी कि एक मैनेजमेंट के एंड यूज़र के सब थ्रू ही वो चीज़ पॉसिबिलिटी होती है अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे कि आप कोई कंपनी के मालिक हो और आपके यहाँ कुछ वर्कर्स काम करते हैं, तो मे भी हो सकता है आप उन पर बहुत गुस्सा करो, तो उनके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि आप उनके लिए मैनेजमेंट हो गए, तो आप उनको रिलैक्सेबल करोगे। आपके जब आपके एक एम्प्लॉय आप बोलेंगे कि इस कंपनी में काम करने में ये प्रॉफिट है, तो शायद उनके लिए वो चीज़ एक फैसिलिटी हो, ठीक है। या फिर जो आपका मैनेजमेंट एंड यूज़र आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ऐसा ना हो कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट किसी एम्प्लॉय को कुछ कह रहा हो और एम्प्लॉय उसका उल्टा ही कर रहा हो, तो वो चीज़ नहीं चलती। यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, यानी कि यूज़र्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी प्लानिंग के अंदर, ओके। इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एंड कंपनी इमेज, ठीक है। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो कस्टमर एंड कंपनी इमेज के लिए इम्पैक्ट कर सकते हो किसी चीज़ को, यानी कि अपग्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें कर सकते हो। रीजनेबल शेड्यूल, आप रीजनेबल शेड्यूल रखो किसी चीज़ का, ऐसा नहीं कि अनरीजनेबल हो। टेक्निक फैसिलिटीज, ओके। तो डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसोर्स द डेवलपमेंट परचेज एंड ऑपरेट द सिस्टम। तो टेक्निक में फैसिलिटीज़ में ये हो सकता है कि रिसोर्स जो है डेवलपमेंट परचेज एंड ऑपरेटेड द सिस्टम, किसी भी तरह से उस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है, परचेज करके या डेवलप करके। टेक्निक फैसिलिटीज डिपेंड्स ऑन टेक्निक एक्सपर्टीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी ऑफ नेसेसरी equipment, hardware and software reliability, adequate performance that will meet specification, capacity for future needs project growth। यानी कि टेक्निक फ्लेक्सिबिलिटी जो डिपेंड्स होती है वो सारा का सारा आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन पर होती है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स पर होती है कि आप जब कोई टारगेट को हिट कर रहे होते हो मतलब कि अपना टारगेट को हिट कर रहे होते हैं, यानी कि बिल्ड कर रहे होते हो, तो उसके हिसाब से उसके लिए रिलायबिलिटी क्या है या फिर परफॉर्मेंस वो किस तरह देता है या किसी स्पेसिफिकेशन उसकी क्या हो सकती है। कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड्स, उसकी कैपेसिटी इन फ्यूचर को देखते हुए लोगों के लिए क्या हो सकती है, उसका प्रोजेक्ट ग्रोथ क्या हो सकता है। जैसे एप्पल मान के चलिए, टेक्निक फैसिलिटीज़ डिपेंड्स ऑन में हम ये कह सकते हैं, जैसे पहले एप्पल था, ओके, एप्पल एक छोटा बेस था, उसने प्रोजेक्ट ग्रोथ को देखते हुए फ्यूचर में वो चीज़ अपग्रेड करता रहा और पहले एप्पल कहाँ था और अब एप्पल कहाँ है, तो इस बेस पर हम प्रोजेक्ट ग्रोथ को ले सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम रिक्वेस्ट में इकोनॉमिक फैसिलिटी, डू द प्रोजेक्ट बेनिफिट आउटवेट द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। यानी कि इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो, किसी कॉस्ट को लेकर ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है किसी प्रोडक्ट की। और सेकंड में इकोनॉमिक फैसिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉस्ट। देखो मैंने जो बताया, कॉस्ट वन टाइम एंड कंटिन्यू कॉस्ट, ओके, या तो वन टाइम कॉस्ट हो सकती है या नए प्रोडक्ट पर बदल कर कॉस्ट हो सकती है, या सेम प्रोडक्ट पर हर बार जब आप लॉन्च करते हो तो उनका अलग अलग हो सकता है। बेनिफिट्स हो सकते हैं, टाइमिंग ऑफ वेरिएशन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ नॉट डेवलपिंग ऑफ द सिस्टम, तो ये सारा प्रोसेस हो सकता है। डिटरमाइन फैसिलिटीज़, फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन ऑफ फैसिलिटी। गोल हो सकता है, इट इज़ द आइडेंटिटी नॉन फैसिलिटीज प्रोजेक्ट एज सुन एज द पॉसिबल। नंबर सेकंड, फैसिलिटीज कैन चेंज ओवर टाइम, नॉन फैसिलिटी प्रोजेक्ट कैन बी रिसबमिट, और इनिशियल फेसिबल प्रोजेक्ट कैन बी रिजेक्ट लेटर। यानी कि जब आप कोई चीज़ में फैसिलिटी अगर आप नहीं देंगे किसी चीज़ में, तो मे भी हो सकता है कि आपका कोई चीज़ रिसबमिट हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से निकाला, जैसे मान के चलिए आपका डायमंड का कोई कारखाना है, तो आप सबसे पहले उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ओके, लोगों को ऑनलाइन के थ्रू उसे पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो मे भी हो सकता है उसमें कोई फीडबैक हो, तो लोगों ने उसको रिसबमिट कर दिया, यानी कि दोबारा भेज दिया हो, बहुत लोगों ने उसको रिजेक्ट करके अपना पेमेंट वापस ले लिया हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कैन चेंज ओवर टाइम में, ओके।
तो क्राइटेरिया यूज टू एवल्यूशन सिस्टम रिक्वेस्ट, यानी कि रिड्यूस कॉस्ट, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, इंक्रीज रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन और बेटर रिजल्ट, प्रोडक्ट को बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि जैसे आपने प्रोडक्ट उतारा और कहीं आपने कहीं ऐड लगवाई कि ये हमारा प्रोडक्ट आया है, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा एड्स, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के थ्रू दे सकते हो, तो बेटर रिज़ल्ट मिलेगा आपको जितने आपका प्रमोशन होगा उस चीज़ का। तो सर्वर, कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन बेटर, सर्वर जो कस्टमर होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उस चीज़ के लिए बेटर होना चाहिए। रीजनेबल टाइम फ्रेम एंड लास्टिंग रिजल्ट, रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए जो लास्ट का रिजल्ट आपका आना चाहिए। रिसोर्सेबल अवेलेबल, यानी कि उसकी रिसोर्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेसेसरी और डिस्क्रेशनरी, ये भी बहुत होना चाहिए। टेंजिबल और टेंजिबली फैक्टर, यानी कि उसमें हर चीज़ का इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके। डिस्क्रेशनरी एंड नॉन डिस्क्रेशनरी प्रोजेक्ट, यानी कि नेसेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, पॉसिबल, नो नीड टू रिव्यू, नॉन डिस्क्रेशनल और प्रोजेक्ट ऑफ कमिटेड, यानी कि सीधा सा है इसमें कि जिस प्रोजेक्ट में आप नॉन डिस्क्रेशनरी, यानी कि कोई डिस्क्राइब नहीं होगा उसका कुछ, तो मे भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट किसी चीज़ के लिए कंबाइटेड ना हो, या कोई ऐसा हो सकता है लोग उस चीज़ को ज़्यादा ना पकड़ें, तो उसका रिव्यू बेकार हो जाए, उसकी जो नीड है एक वो भी कंप्लीट मार्केट से इनविजिबल हो जाए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ओवरव्यू, पर्पस हो सकते हैं टू डिटेक्ट वेदर टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। देखो पर्पस में किसी भी कंपनी का कि क्या पर्पस हो सकता है कि उसका डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है कि किस तरह वो उस चीज़ का पर्पस देख रहा है, या फिर ये भी पर्पस हो सकता है कि अपनी ग्रोथ कैसे करे प्रोजेक्ट की किसी मार्केट में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अगर आपके गुड्स में कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम्स को समझे। डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड द कंसर्टेन, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन करे, कंसर्टेन करे, मेंटेन करे। आइडेंटिटी द बेनिफिट्स, यानी कि उसकी बेनिफिट्स बताओ उसकी आइडेंटिटी के थ्रू। ओके। या फिर हो सकता है किसी चीज़, आइडेंटिटी क्या होता है किसी कंपनी की अपनी पहचान, और बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये कंपनी ये कर रही है तो इसका ये प्रॉफिट है, यानी कि एप्पल पर लोगों का काफ़ी अच्छा भरोसा है, बेनिफिट्स भी हैं उसका लेने के लिए। ओके। तो एस्टिमेट द टाइम एंड कॉस्ट, आप अपना जो भी टाइम एंड कॉस्ट है उस चीज़ का अच्छे से एस्टिमेट बनाओ। रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अच्छे से रिपोर्ट करो कि ये वर्क ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। इंटरेक्शन विद मैनेजर एंड यूज़र, इंटरेक्शन करो मैनेजर एंड यूज़र के लिए कि किस तरह से उसको आप डिफ़ाइन करोगे एक प्रोडक्ट बेस पर कि ग्रोथ अच्छी है या नहीं, कि क्या कॉस्ट लगी है, बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है। तो ये सारा आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद स्टेप बाय अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझो और हर चीज़ से देखते हुए निकलो कि जैसे अगर कोई कस्टमर आपसे कह रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं उसको ये बोलो कि नहीं ये तो ठीक है बट नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ले लो। तो जब जिस बंदे ने 50,000 का प्रोडक्ट लिया होगा तो वो और पैसे क्यों खर्च करेगा। तो यानी कि उसकी एक प्रॉब्लम समझो किसी कस्टमर की। एप्पल का आज भी रूल है कि अगर उसके एक कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को अच्छे से सुनता है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट होती है। तो इस तरह से आपकी भी कंपनी की पकड़ एक मार्केट में अच्छी बनती है उस चीज़ से। आप 1000 में से अगर एक बंदे को भी प्रॉब्लम है तो आप उसकी भी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो किसी प्रोडक्ट को लेते हुए अगर वो आपकी कंपनी से लेता है। उसके बाद डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड द कंस्ट्रेंट टू प्रोजेक्ट स्कोप, यानी कि अच्छे से डिफाइन द रेंज और एक्सटेंड द प्रोजेक्ट, यानी कि अपने जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी रेंज को बढ़ाओ अच्छे से, और प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, अपने प्रोजेक्ट की कोई बाउंड्री सेट करो कि नहीं अभी स्टार्टिंग में हमने स्टार्टअप कराया तो हम इस चीज़ को यहाँ तक रह सकते हैं। कंसल्टेंट आइडेंटिफी कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स, यानी कि प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, मैंडेटरी वर्सेस डिज़ायरेबल। तो कंसल्टेंट्स में ये हो सकते हैं कि प्रेजेंट में आप हो तो फ्यूचर की सोच के चलो, अभी इंटरनली कोई दिक्कत है उसमें तो उसके बाद उस चीज़ को उसके अपोजिट कर दो, मैंडेटरी वर्सेस डिस्क्राइब, तो सबका अपोजिट इन फ्यूचर को देखते हुए आप वो चीज़ें निकालो।
तो स्टेप 3 परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, यानी कि एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक चार्ट के थ्रू भी आप पूरा मटेरियल देख सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक चार्ट का पूरा लेसन लिया था। तो कंडक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्व ऑपरेशंस ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ से कितना रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ कितना गुड्स सेल हो रहा है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। कैरी आउट ए यूज़र सर्वे, आप अपने कोई एम्प्लॉयज़ को मार्केट में भेज कर उस चीज़ का सर्वे करने भेज सकते हैं कि प्रॉपरली लोग इस चीज़ से खुश हैं या नहीं। डिटरमाइन फैसिलिटीज़, डिटरमाइन ऑपरेशन टेक्निक एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज़, यानी कि जो डिटरमाइन फैसिलिटीज़ होती हैं तो उनका क्या सीधा सीधा रोल होता है कि इकोनॉमिक पर डिपेंड होती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, यानी कि हमारी जितनी जनरेशन है अपनी कंट्री की, तो वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है किसी चीज़ को लेते हुए हमारे प्रोडक्ट। स्टेप इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टेप, यानी कि एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट टू कंटिन्यू डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका एस्टिमेट टाइम एंड कॉस्ट टू कंटिन्यू डेवलपमेंट, आपका अगर 1 महीना आपने टारगेट रखा है किसी चीज़ का, तो मे भी हो सकता है उसकी कॉस्ट आपने 1 लाख रखी हो, तो आप कोशिश कीजिए वो 1 मंथ में ही ख़त्म हो। यानी कि ऐसा ना हो कि एक मंथ भी ख़त्म हो गया, 1 लाख भी चला गया, तो आपका कोई कंटिन्यू डेवलपमेंट ही किसी चीज़ का हो रहा है, आपके पास इतना गुड्स यानी कि इतनी वैल्यू नहीं है पैसे की कि आप उस चीज़ में 1 महीने से ज़्यादा लगाएं। मे भी हो सकता है वहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा हो, तो उस चीज़ को कंटिन्यू डेवलपमेंट, मतलब कि अपना टाइम एंड कॉस्ट देखते हुए उस चीज़ को कंटिन्यू डेवलपमेंट मत करो, पहले उस चीज़ को स्टे करके रोको। उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी कॉस्ट होगी उस हिसाब से उस चीज़ को मार्केट में भेजो, या फिर जो भी आप बना रहे हो वो चीज़ बनाओ। प्रेजेंट रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट, यानी कि जब सब काम ओके हो जाए तो आप रिज़ल्ट भेज सकते हो अपने मैनेजमेंट को। फाइनल टास्क इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की एलिमेंट्स, यानी कि जैसे आप अब हर जगह से सेटिस्फाई हो गए कि लाइक मेरा ये कंप्लीट है, वो कंप्लीट है, हमारा यहाँ से गुड्स इतना अच्छा रहा है, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ है, कि इतना लोग गैदर कर रहे हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट को, वगैरह वगैरह, जो सारी एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट को कि अब फाइनली वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि सबसे पहले सिस्टम जो डिज़ाइन होता है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होता है, डाटा डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन सीधा सा मैं आपको बोलूँ तो जैसे जब आप UX UI डिज़ाइन कर रहे होते हो तो पहले उसका एक इंटरफेस रफली स्केचिंग की जाती है, डाटा डिज़ाइन, फिर उसमें ग्राफिक्स डाले जाते हैं, फिर प्रोसेस डिज़ाइन, फिर सारा सेटलमेंट किया जाता है कि कौन सा ग्राफिक कहाँ सेट होता है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन इन एलिमेंट पर चलता है, तो ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो पहला है यूज़र इंफ्राटेक, दूसरा है डाटा डिज़ाइन और तीसरा प्रोसेस डिज़ाइन। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके डिज़ाइनिंग के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 3 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हैं आपके असाइनमेंट्स क्वेश्चंस। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये आपके क्वेश्चन है। पहला, व्हाट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम एनालिसिस, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, व्हाट इज़ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेप। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो जो आपको आपकी PPT में इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।